नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल शौरान का। सबसे पहले भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और इस वर्ष में आप जमकर तैयारी करें और अपने सपनों को साकार करें। आज जो है नवरात्रा स्थापना भी है। चैत्र नवरात्रा की शुरुआत आज हो चुकी है। उसकी भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। यदि आप सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 4 मैराथन वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यह इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। छोटा सा वीडियो है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए और मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा और समझा तो 5 से लेकर 10 अंक तक आपके जो हैं वो परीक्षा में बढ़ सकते हैं। सेट के जो हमारे मैराथन वीडियो हैं उनको भी आपको देखना चाहिए। और ये सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। 30 मार्च से जो है हम शुरू कर रहे हैं जीके की फ्री क्लासें, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन जो है वो सबसे पहले शुरू करेंगे। परीक्षा में ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स बिंदु क्या हैं? सबसे पहले तो बात करें कि आपकी जो परीक्षा होनी है वो 26 मार्च को होनी है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी दोपहर को। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभ्यर्थी को प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र जो वैकल्पिक विषय के रूप में आवेदन किया गया है उनकी परीक्षा एक साथ होगी। यहां एक साथ होने का अर्थ यह है कि आपको दोनों के पेपर अर्थात अनिवार्य पेपर और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन दोनों के पेपर एक साथ मिल जाएंगे, जिनको 3 घंटे में करना होगा और कोई भी इंटरवल नहीं है, अंतराल नहीं है। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, निहितार्थ क्या हैं कि साहब पेपर हो रहा है, 3 घंटे में दोनों को करना है। इसके प्लस ये हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्यतः लेंदी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, बोध, उसके बाद में रीजनिंग के कुछ सवाल होते हैं, मैथ के कुछ सवाल होते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उससे संबंधित 5 सवाल आएंगे। और जीके पेपर जो होता है, जीके कहें या फिर उसको अनिवार्य प्रश्न पत्र कहें, तो वो अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है जो 10 यूनिट में विभाजित है उसको करने में जो है आपके पास पर्याप्त समय होगा। नेट की जो परीक्षा होती है उसमें आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र में 50 सवाल पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं। ये नेट का पैटर्न है। और सेट के पैटर्न को गुरु गोविंद सिंह जनजाति विश्वविद्यालय जो है उसने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है 150 सवाल होंगे और आपके पास करने के लिए 180 मिनट होंगे। इसका मतलब है समय पर्याप्त होगा आपके पास परीक्षा में करने के लिए। तो ये प्लस पॉइंट है कि 3 घंटे में आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र और आपका वैकल्पिक विषय का जो क्वेश्चन आएंगे उनको करना होगा। अब महत्वपूर्ण बात, सभी सवालों को जो है धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, शांति के साथ और सजगता अर्थात अलर्टनेस कहते हैं ना, सजग होकर उनको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है। यदि यही पैटर्न रहता है तो सवालों की संख्या मुझे नहीं लगता बढ़ेगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन 180 मिनट ठीक ठाक पैटर्न है। और एक और महत्वपूर्ण बात, नेट के जो क्वेश्चन पेपर आते रहे हैं, जो पेपर हुए हैं सेट में, उसकी तुलना में प्रश्नों का कठिनाई का स्तर आसान रहेगा। यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है दिशा निर्देशों में, जब आपकी विज्ञप्ति आई थी तब भी। इसका मतलब है वे विद्यार्थी जो नेट परीक्षा देते रहे हैं और यदि उनकी नेट नहीं हुई है तो यह प्रबल संभावना है कि सेट परीक्षा में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर तुलनात्मक रूप से नेट की तुलना में सरल आने पर उनके सेट पास करने की संभावना, या फिर जिसको कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो बढ़ जाती है। इसलिए हर सवाल को धैर्य के साथ पढ़ें, सजगता से पढ़ें। और हमने ये बातें जो 4 मैराथन वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं
सेठ के अनिवार्य प्रश्न पत्र से संबंधित, उसमें बार बार इसका उल्लेख किया है। किसका? क्वेश्चन के महत्वपूर्ण वर्ड जो हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनको हम कीवर्ड कहते हैं, उन कीवर्ड को अंडरलाइन करते जाएं। जो भी महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाएं। चारों विकल्प जो हैं उनको भी धैर्य के साथ, सजगता के साथ, एकाग्रता के साथ आप पढ़ें, और जो भी कीवर्ड आपको विकल्पों में लगते हैं उन विकल्पों में उन कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेने। उत्तर चुनते समय कि आंसर क्या होगा, विलोपन तकनीक का उपयोग करें। अब विलोपन तकनीक क्या है? विलोपन तकनीक का मतलब है आपके पास 4 विकल्प हैं सवाल के उत्तर के लिए। इसमें से सबसे पहले इनको आप पढ़िए, विकल्पों को, कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए, और फिर उस विकल्प को हटाइए जो हो ही नहीं सकता इस सवाल का जवाब। इस प्रकार की बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु, सुझाव, तकनीक हमने इन 4 मैराथन वीडियो में की हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लगभग 7 घंटे के ये चारों वीडियो हैं जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से संबंधित हैं। आपको अवश्य देखने चाहिए। बहुत सारी बातें समझने और सीखने को मिलेंगी। अब विलोपन तकनीक में आपने क्या किया कि एक विकल्प को हटा दिया। अब इन 3 विकल्पों में से उस विकल्प को हटाइए जो आंसर नहीं हो सकता। मान लीजिए ये, इसका मतलब है आंसर इन दोनों में से एक होगा, और फिर इसको चुनिए। अगली बात, सभी सवाल हल करें। क्यों करें साहब? क्योंकि सेट जो है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक पात्रता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है। इसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी सवालों को हल करना है। मैथ, रीजनिंग या अन्य किसी सवाल में उलझे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात हमने पुराने वीडियो में भी की है कि परीक्षार्थी, कैंडिडेट, स्टूडेंट करता क्या है कि वो किसी एक सवाल में उलझ जाता है। अब उलझने के बाद होता क्या है? एक तो आपका जो समय है वो समय बर्बाद होता है, और समय तो क्या ठीक है, 180 मिनट है, 150 क्वेश्चन संभावित है परीक्षा में आने। तो समय के साथ साथ क्या होता है कि आपका जो मानसिक स्थिति है, आप पजल्ड होते हैं, क्योंकि आपने किसी एक सवाल में, या फिर 4-5 सवाल हैं, जैसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, वहां आपके पास 4 प्रकार या 5 प्रकार के हो सकते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में मान लीजिए पाई डायग्राम से कोई सवाल पूछा गया, पाई डायग्राम आपको दिया गया, उससे संबंधित 5 सवाल थे। तो हुआ क्या कि आप यदि उस सवाल में उलझ गए तो आपको एक, कहते हैं ना, असंतुष्टि, खुद पर गुस्सा आता है कि अरे यार, और इस सवाल में उलझ गयो और वो मिल रही हो भी को नहीं, और टाइम भी खराब हो रही है। तो वो मानसिक रूप से जब आप परेशान होते हैं, उस परेशानी का प्रभाव जो आप बचे हुए सवाल होते हैं, परीक्षा का जो बचे हुआ समय होता है, उस पर वो पड़ता है। और फिर भी मान लीजिए यदि आप किसी सवाल में उलझ जाते हैं, कहते हैं ना, जिन बातों को अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, उन बातों को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। किसी सवाल में उलझ गए हैं तो उसे अपना ईगो का इश्यू नहीं बनाएं, उस सवाल को छोड़ते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अनिवार्य प्रश्न पत्र में जो बोध है, कॉम्प्रिहेंशन, उसके 5 सवालों को बड़े ठंडे दिमाग, सावधानी व सजगता से करें, क्योंकि इन 5 सवाल में 3 या 4 सवाल केवल आप धैर्य के साथ, सावधानी के साथ और सजगता के साथ हल करते हैं तो उसको पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट है आपकी कॉम्प्रिहेंशन की, इससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो जो है वो जल्द आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें इस बात का हम उल्लेख करेंगे कि आप जो सेट परीक्षा देने जा रहे हैं, उस सेट परीक्षा में ये बोध, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अपठित गद्यांश भी कह सकते हैं, परिच्छेद भी कह सकते हैं, वो आपके पूछा जाएगा। उससे संबंधित 5 सवाल होंगे। तो क्या वो टेक्निक हो सकती हैं
जिनकी सहायता से आप इस बोध या कॉम्प्रिहेंशन के 5 सवालों को अधिकतम सही करने की स्थिति में आ सकते हैं। इससे संबंधित भी वीडियो अपलोड होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पेपर में यदि कोई सवाल सरल आता है तो अति उत्साही या अति आत्मविश्वासी न होवें। उसके पीछे रीजन है, जब आपके ब्रेन को यह पता चलता है कि यह सवाल सरल है तो आपकी एकाग्रता और सजगता कम हो जाती है। भावी आता है, अल है वो तो मनावे ही है, इतो सरल सवाल पूछो है, सेठ की परीक्षा करवा रहा है, वो तो मतलब मैं आंखें बंद करी सही कर दूं। इसका मतलब है जहां आप अति आत्मविश्वासी या अति उत्साही होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से आपकी सजगता, एकाग्रता या जिसको कहते हैं ना अलर्टनेस, वो कम हो जाती है। और जहां आपकी अलर्टनेस कम होती है वहां गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है सरल सवाल को भी सवाल की तरह ही ट्रीट करें, सवाल की तरह ही, एक सवाल की तरह ही उसे फेस करें। अति उत्साही या अति आत्मविश्वासी नहीं बने, अन्यथा सरल सवाल को भी आप गलत कर देंगे, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। पेपर में यदि कठिन सवाल आ गया है तो उस कठिन सवाल के सामने नतमस्तक न हो जाएं, समर्पित न हो जाएं, घुटने नहीं टेक दें। सवाल कठिन है फिर भी कोशिश करें, चाहे आप उस समय करें या फिर पेपर के अंत में जब आधा घंटा बचे, कि यार ये सवाल तो कठिन है लेकिन क्या कोई तरीका है कि इस सवाल की कुछ टांग पूछ मिल जाए और उस टांग पूछ के सहारे मैं इस सवाल को हल कर सकूं। हमने जब मैराथन वीडियो में क्वेश्चनों की व्याख्या की है 2 वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि देखने में क्वेश्चन बड़ा 6 कथन दे रखे हैं और उसके बाद में विकल्पों में दे रखा है कि कौन सा सही है। हर विकल्प में मान लीजिए 4-4 कथन हैं। अब यदि आप केवल ये तय कर लेते हैं कि यार ये जो कथन है ये गलत है, तो सवाल हल हो जाता है, आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। देखने में आपको लगता है कि यार 6 कथन दे दिए, 4-4 विकल्प दे रखे हैं, लेकिन 1 या 2 कथन, कई बार ऐसा होता है कि आप यदि ये समझ पाते हैं कि यार ये तो नहीं होगा, तो उत्तर आपको मिल जाता है। इसलिए घबराएं नहीं, बहुत ठंडे दिमाग से करें। और सेठ परीक्षा का जो पेपर आएगा, मेरा मानना यह है कि उसकी कठिनाई का स्तर स्पष्ट किया गया है, ऑफिशियली स्टेटमेंट है ये सेट करवाने वाली राजस्थान की एजेंसी का, कि इसका कठिनाई का स्तर नेट की तुलना में कम होगा। इसलिए घबराएं नहीं, आत्मविश्वास जरूरी है, अति आत्मविश्वास घातक है। तो कठिन सवालों के सामने भी हार नहीं माने। ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओमार शीट जो है, उस ओमार शीट को कब भरें, अर्थात ओमार शीट जो है वो कब भरनी चाहिए, शुरू में, बीच में, लास्ट में। बहुत सारे अलग अलग शिक्षकों के इस पॉइंट पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव है कि ओमार शीट आपके कुल मिलाकर 150 सवाल हैं। मुझे लगता है 40 या 50 क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको ठंडे दिमाग से ओमार शीट को भरना चाहिए। उसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि 40 या 50 सवाल करते समय आपका दिमाग थोड़ा सा थकने लगता है, और जब आप ओमार शीट को भरते हैं तो आपका दिमाग उतनी एनर्जी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि करना क्या है कि जो आपने टिक लगाया है वही तो ओमार में भरना है। यहां एक और बात ध्यान रखें कि मान लीजिए आपके पास ए, बी, सी और डी, ये 4 विकल्प हैं। आपको लगता है कि आंसर ए है, आपने यहां ए पर टिक लगाएं और इसके सामने ऐसे कर दें। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या आवश्यकता है या इसकी क्या महत्ता है?
देखिए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़े, इस ए को ऐसे बड़ा सा सही का निशान लगाया, सही का टिक लगा दिया। उसके बाद भी सामने ये ए इसलिए लगाया है कि जब आप ओ मार्कशीट भरें तो किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यहां ए के सामने टिक लगा है, सामने ए लिखा हुआ है, तो आप ओ मार्कशीट बड़ी आसानी से भरते हैं। अन्यथा आपके दिमाग को देखना पड़ता है, आंखों को, कि साहब कौन सा आंसर है, अच्छा ए है तो ये टिक कर दे रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपनी आदत में शामिल कर लीजिए कि जो भी आंसर होगा उस पर बड़ा सा टिक लगाना है, सामने ए लिख देना है। यदि इसका आंसर सी होता मान लीजिए, तो हम सी लिख के ऐसे कर देते। तो अब क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर ये 11 है, अब 11 का आंसर सी है, तो आपके दिमाग को जोर नहीं कुछ भी करना, बस आपको देखना है 11 का आंसर सी, ओ मार्कशीट में देखना है 11 और उसके सामने लिख देना है सी। इससे क्या है कि जब आप 40-50 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आप ओ मार्कशीट को भरते हैं, तो ये जो 5 या 10 मिनट का समय है, तब आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा विश्राम, आपके ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है। और रेस्ट मिलने के बाद जब आप आगे के सवालों को हल करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा क्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ सवालों को हल करता है, जिससे सवालों के सही होने की संभावना बढ़ती है, सवालों के गलत होने की संभावना कम होती है। इसलिए ये मेरा विचार है कि आपको ओ मार्कशीट पर जब आप सवाल भरें ओ मार्कशीट को, तो 40 या 50 सवाल करने के बाद आपको ओ मार्कशीट भरनी चाहिए और 3 चरणों में आपको ओ मार्कशीट भरनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी आपको इससे बेहतर कोई तरीका लगता है तो आपको वैसे ओ मार्कशीट भरनी चाहिए। अब एक और बात, ओ मार्कशीट में यदि गलती हो जाए तो घबराएं नहीं, पजल्ड नहीं हो। दूसरा शब्द मैंने उपयोग लिया तनाव, टेंशन में नहीं है, अल्ले वो सवाल तो मारो सही हो, अब मन भरनू तो बी हो और मैं भर दियो काई, भर दियो डी, भरना बी था भर दिया मैंने डी, अल्ले अब मारो काई हो सी, वो सवाल तो गलत हो गया। तो प्लीज घबराएं नहीं, तनाव में नहीं आए, ठीक है ये गलत हो गया, इसके साथ कुछ नहीं करें, कोई छेड़खानी नहीं करें। कई विद्यार्थी इन्विजिलेटर से कहते हैं गुरुजी थकन ब्लेड है तो दिया, मैं इन काट रहा सही कर दूं। आपने एक बार जो ओ मार्कशीट में गोला भर दिया है उसके साथ छेड़खानी नहीं करें। आपको लगता है कि ये डी गलत है, क्या पता 1% संभावना या कुछ संभावना तो है ही ना कि आपको लगता है कि आंसर बी था, लेकिन क्या पता सच में डी हो। लेकिन आपने यदि ये काटा छाटी करी, ब्लेड का उपयोग किया, कई लोग नाखून से ही लग जाते हैं, नाखून का उपयोग किया, तो ये सवाल निश्चित रूप से आपका गलत माना ही जाएगा, क्योंकि आपने 2 विकल्प भर दिए हैं। रीजनिंग या गणित के कुछ सवाल आप हल कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रीजनिंग के सवाल हैं, मैथमेटिक्स के सवाल हैं, उनको भी थोड़ा प्रयास करके, थोड़ी कोशिश करके, थोड़ा उनसे जूझ कर सही कर सकते हैं। और ये सेट की सीरीज का जो 7वां वीडियो होगा, वो आपके लिए जो होगा वो आश्चर्य होगा बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। वो 7वां वीडियो जब अपलोड होगा उससे संबंधित ही होगा। हाँ, यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि वो वीडियो गणित और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को समर्पित होगा और बहुत सरल तरीके से चीज़ों को हम रखने की कोशिश करेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपका कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। और यश गुरु एप्लीकेशन पर सेट परीक्षा के ये 60 मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं और जिन विद्यार्थियों ने कोर्स लिया है निश्चित रूप से वो लाभ की स्थिति में होंगे। और बहुत महत्वपूर्ण हम काम कर रहे हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप प्रत्येक यूनिट करवा दीजिए, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर अमुक यूनिट करवा दीजिए, शॉर्ट नोट्स दे दीजिए। बेसिकली युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है सुजस की टेस्ट सीरीज पर। और इसमें क्या है, एक तो हम
राजस्थान का बजट 2023-24 से सवाल बना चुके हैं। ये जो आर्थिक समीक्षा है 300 से अधिक पेज की समीक्षा है, इसको सामने रखकर मैं लाइन टू लाइन सवाल बना रहा हूं, तो ये भी एक जिम्मेदारी है। सुजस मासिक पत्रिका जो है 2 महीनों के सवाल बनकर अपलोड हो गए हैं। अब जो मार्च की सुजस आएगी उसके सवाल अपलोड होंगे और उसके बाद हम सुजस ई बुलेटिन जो है उनके सवाल भी इस कोर्स में अपलोड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि समय जितना मिल पाता है, 2-2 घंटे के, 2.5 घंटे के मैराथन वीडियो बनाए हैं। बनाने में कितना समय लगा होगा, नोट्स बनाना, फिर वीडियो बनाना, क्वेश्चनों की व्याख्या करना, तो इस पर बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और इसके साथ में ये जो हमारी अभ्यास टेस्ट सीरीज है या अभ्यास 2.0 जो टेस्ट सीरीज है उस पर काम हो रहा है। और 30 मार्च से हम शुरू करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता के जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है जीके और जीएस का, उसमें जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, शैक्षिक प्रबंधन, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको इसी YouTube चैनल पर करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज होंगे वो सारे वीडियो क्लासेज, उस पर भी काम हो रहा है। तो कहने का मतलब जितना समय मिल पाता है वो आपके लिए करने की कोशिश की है। आपका कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो तो आप जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित, और हमारे ये प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि कोई सेट परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस दोस्त के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।